हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है दानव क्षेत्र से। तभी कोई चिल्लाते हुए सामने बोलता है, रवीस वेंडिका, तुझे क्या लगता है कि तू हम सभी को मारकर फिर तू ठीक रहेगा? तभी सामने हम देखते हैं कि सामने होता है हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका का नाम है रविस वेंडिका। तभी रविस वेंडिका बोलता है, तुम्हारे हेल्प परिवार ने जो काम किया है क्या हमें पता नहीं? वो आदमी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सोचना नहीं आता? तभी रवीस वेंडिका अपना हाथ मारने को उठाते हुए बोलता है, ये कोई मासेकर नहीं था। वो आदमी अपना दांत रगड़ता हुआ बोलता है, ये विंडिका के डायरा किया गया एक नाटक था। ये सब वो बोल ही रहा होता है कि रवीस विंडिका उसे मार डालता है। तभी हमारा दृश्य बदल कर आता है दानव क्षेत्र के शाही दरबार पर। तभी कोई बोलता है, रवीस वेंडिका, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई वैसा कुछ करने की? तुम बेवकूफ, अपनी जगह नहीं जानते। मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम गद्दारी का पता लगाओ। मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला था कि तुम पूरे परिवार को खत्म कर दो। तुम मूर्ख हो, तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। तभी कोई बोलता है, तुम वेंडिका, तुमने दानव क्षेत्र की सारे व्यवस्था भंग करने की साहस की इस बार तुमने हद पार कर दी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये होता है दानव राजा गामुदार विंदिका। तभी रविस बोलता है, ये क्या बोल रहे हो पिताजी? सबूत हर जगह पर है। ये आप जानते हुए भी वो सभी गद्दार को सजा नहीं दे सकते क्या? आप हिल्ड परिवार से चिपके हुए उन पुराने भ्रष्ट लोगों की वजह से है। सबूत होने के बावजूद भी हम उन्हें सजा नहीं दे सकते। क्या आपको पता है कि कितने अपराधों को नजरअंदाज किया गया है? तभी गामोदर विंडिका बोलता है, मौत की सजा किसी को कानूनी तौर पर दी जाती है। उस प्रक्रिया में तुम्हारे फैसले की कोई जरूरत नहीं है। तभी रवि हंसते हुए बोलता है, प्रोसीजर्स और एग्जीक्यूशन, ये कैसा मजाक है? अंधकार या अंधकार को निगल जाता है। क्या यही है नियम नहीं है दानव क्षेत्र का? वहीं फिर से रबीस बोलता है, पिताजी नहीं, दानव के राजा, जब तुम इस स्पष्ट अंधकार को भी नहीं निगल सकते तो विंडिका को अभी भी दानव लोक का शासक कैसे कहा जा सकता है? तुम्हें पता है कि वर्तमान व्यवस्था कुलीनों द्वारा नियंत्रित है। तभी दानव राजा बोलता है, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने नैरो माइंडेड हो गए। तुम कितने मूर्ख हो। तभी रवीस बोलता है, विंडिका का अस्तित्व तभी संभव है जब तक हिल्ड परिवार का सफाया कर दिया जाए। अंततः उन्होंने सिंहासन हथियाने के लिए अनगिनत अपराध किया है। क्या इसीलिए आपने मुझे इन्वेस्टिगेटर बनाकर नहीं भेजा था? हिल्ड परिवार के पीछे छिपे उन कायरों को हटाने के लिए, और जो पूरी तरह से आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। वही दानव राजा मन में सोचते हुए बोलता है, हाँ, हम एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते और तुम्हारे सजा 12 ब्लैक थ्रोन्स के द्वारा तय कर दी गई है। रबीस बोलता है, क्या सजा? तभी दानव राजा बोलता है, रवेस विंडिका, तुम दानव लोक के कानून का उल्लंघन करने और हिल्ड परिवार को मारने के दोषी हो। तुम्हें मानव लोक में भेजा जाएगा। तभी रबीस बोलता है, मानव लोक पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दानव राजा कहता है, रबीस, मानव लोक में अपने पापों का प्रायश्चित करो, जहां तुम्हारी शक्ति को सील कर दिया जाएगा, और विंडिका की सच्ची गरिमा को जानो। रबीस चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं पिताजी, भले ही उन हिल्ड कमीनों ने लोगों को मार डाला है, लेकिन उन्होंने आत्माओं को नष्ट नहीं किया। दानव राजा एल्डर को बोलता है, अभी भी तुम कहां हो? तुरंत सजा पूरी करो। रबीस गुस्से में गरजते हुए बोलता है, धिक्कार है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी रोको, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दोषी नहीं हूं। तभी रबीस के पास कोई आते हुए बोलता है, राजकुमार, आप अपने समय के दौरान माजे करना और मैं इस जगह की अच्छी तरह रक्षा करूंगा। तुम बास्टर्ड वैसा बोलकर रबीस को मानव लोक में भेज दिया गया। तभी हमारा दृश्य बदलता है। एक आवाज आते हुए बोलती है, रबीस, विंडिका, तुम्हें मानवलोक में भेजा जा रहा है एक अपराध के लिए। आपको मानवलोक के नियम मानते हुए चलना पड़ेगा। नियम नंबर 1, आपको अपने शरीर में ईमानदारी से जाना होगा। नियम नंबर 2, आप अपने मौत से पहले खुद को मारना नहीं है। नियम नंबर 3, आपको मानव को नहीं मारना है। इन सभी नियमों का उल्लंघन करने पर आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। तभी रबीस की आंख खुलती है किसी मानव के शरीर में। तभी रबीस अपना सिर पकड़ते हुए सोचता है, थत तेरे की, मैं सचमुच इंसानी दुनिया में आ गिरा हूं। रानबे, तू कमीना, तूने मेरी हालत खराब कर दी। अगर मैं कभी वापस आया तो तेरे सींग तोड़ दूंगा। और ये इंसानी शरीर क्या है? हर चीज में दर्द क्यों होता है? क्या मैं इस पथेटिक शरीर में फंसा हूं? वे हिल्ड परिवार के बदमाश अंत तक बिल्कुल बेकार थे। यहां सांस लेना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आसपास कहीं सल्फर नहीं बह रहा है? तभी लड़की दरवाजा खोलती और बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रबीस बोलता है, क्या भाई? तभी वो लड़की रबीस को गले लगाते हुए बोलती है,
भाई आखिरकार तुम जाग गए। भगवान का शुक्र है, मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं जागोगे। रवीज हैरानी से बोलता है, वो कौन है? क्या वो इस शरीर की ब्लड रिलेटिव है? तभी वहीं पर एक औरत आते हुए बोलती है, मिन्हू, जागने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इतने समय से बहुत ही दर्द में राहे होगे। तभी मिन्हू अपने मन में सोचता है, ये कैसी स्थिति है और अब मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं कि मानव लोक 3 महान नरकों में से एक है। क्या मैं सचमुच यहां जीवित रह पाऊंगा? वहीं पे मिन्हू का पिता आते हुए बोलता, तुम जाग गए, तैयार हो जाओ, कल से तुम्हें स्कूल जाना है। तुम पूरे 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़े रहे हो, तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तभी मिन्हू की मॉम मिन्हू के फादर को बोलती है, मिन्हू अभी अभी जगा है, उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। मिन्हू का फादर बोल रहा होता है, बस वो जाग गया है, इतना ही काफी है। तभी मिन्हू थोड़ी सी गुशेल शकल बनाते हुए सोचता है, ये बुरा है, मैं अनजाने में उसकी ओर आकर्षित हो रहा हूं। जब तक मेरे शरीर की यादें वापस नहीं आ जाती, मुझे सावधान रहना होगा। तभी दृश्य बदलकर मिन्हू के स्कूल पर आता है। बॉय मिन्हू बोल रहा होता है कि तो ये है मिन्हू का स्कूल। तभी मिन्हू की मॉम बोल रही होती है, तुम्हें क्लास में ठीक ना लागे तो मुझे कॉल करना। मिन्हू बोलता है, ठीक है मॉम। तभी मिन्हू स्कूल जाते हुए सोचता है कि मैं 600 साल पहले दानव लोक में स्कूल जाता था और इस उम्र में इंसानी स्कूल। मैं इससे बुरा और कोई नरक नहीं है। मानव लोक सचमुच नरक है ना? तभी मिन्हू के पास 2 बुलीज आते हुए बोलते हैं, अरे मिन्हू, बहुत दिनों बाद मिले। तभी मिन्हू हैरानी से पीछे पलटते हुए सोचता है, ये टूनो कौन है? तभी एक बुली मिन्हू के कांधे के ऊपर हाथ रखते बोलता है, हे मिन्हू, तू जो जाने से पहले हमें पैसा देना भूल गए थे, क्या तुम ऊँचे लाए हो? तभी मिन्हू घबराते हुए बोलता है, मेरा शरीर अपने आप प्रतिक्रिया कर रहा है। तभी मिन्नू को एक मेमोरी याद आती है, जहां शरीर का रियल मालिक को कैसे बुली किया जा रहा होता है। तो मेरे पूरे शरीर में दर्द का कारण ये कमीने हैं। एक गुली बोलता है, अरे भाई, तुम अपने दोस्तों से इतना क्यों डरते हो? तुम और भी पथेटिक होते जा रहे हो, है ना? काफी समय हो गया, चलो एक प्रॉपर मुलाकात करते हैं। अब जल्दी करो और दोस्ती के निशानी के तौर पर अपना बाकी पैसा चुका दो। तभी मिन्हू बोलता है, मुझे ये मत बोलना कि मेरी पिटाई होने वाली है। तभी मिन्हू अपना एक पास्ट की बातों को सोचता है, जहां दानव लोक की स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बोलती है, सभी ध्यान से देखो, ये है इंसान। तभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, बीना सिंगों के ये कितने बड़े दिखते हैं। टीचर बोलती है, हाँ बिल्कुल सही, मनुष्य अत्यंत नीच जाति हैं। वे अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ भी करेंगे। वे एक मूर्ख जाति हैं जो राक्षसों और देवदूतों दोनों की पूजा करते हैं। तभी रवीज बोलता है, तो हमें उन मूर्ख जाति को जलाकर राख कर देना चाहिए। टीचर बोलती है, बिल्कुल सही रवीज, अगर कभी तुम्हारा सामना इंसानों से हो तो उनकी क्रूएल्टी को अपने पैरों तले कुचल दो। तभी मिनू कहता है, एक साधारण इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इंसान सचमुच बेवकूफ होते हैं। वैसा बोलकर एक बुल्ली का सिर टेबल पर पटक देता है। बुल्ली कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम कमीने। तभी दूसरा बुल्ली कहता है, अरे पागल कहीं के, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तभी मिन्हू अपने पिच्चे मोड़ते हुए उसे घुर कर देखते हुए सोचता है कि मेरी दानव शक्ति प्रतिक्रिया दे रही है। तभी बुली मिन्हू को मान के लिए आहीं बढ़ते हुए बोलता है, तुम लगभग मर ही गए थे और अब पागल हो गए हो, क्या तू मरना चाहता हो कमीने? तभी मिन्हू बुली के चेहरे पर इतना जोर से मुका मारता है कि वो जाकर दीवार से टकरा जाता है। ये सब होते हुए देखकर सारी क्लास के स्टूडेंट हैरानी बोलते हैं, क्या ये सच में मिन्हू है? तभी मिन्हू अपने हाथ की ओर देख ही रहा होता है कि वहीं बुली फिर से मारने आते हुए कहता है, तुम कमीने, बस देखते रहो। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता, मिन्हू अपने पीछे देखो। तभी मिन्हू पीछे घूमकर एक जोश लात मारता है। बुल्ली बोलता है, मिन्हू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कमीने। तभी मिन्हू बोलता है, कहते हैं कि इंसान अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए और भी क्रूर हो जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि गालियां बकने से ताकत मिलती है? लेकिन जरा देखिए। वैसा बोलकर बुली के चेहरे पर एक लात दे मारता है। तभी मिन्हू सोचता है, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन प्रोफैनिटी मेरी मदर है। तभी मिन्हू को अपने क्लासमेट्स बोलते हैं, तेयू और सेउंघ्यून को मिन्हू ने हरा दिया। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो पागलपन है।
तभी मिन्हू एक डरावनी मुस्कुराहट देते हुए बोलता है, फिर भी पिताजी, मुझे बस छिपकर इस मुश्किल समय से निकलना है ना? तभी मिन्हू के क्लासमेट्स बोलते हैं, क्या सब कुछ खत्म हो गया? मिन्हू बोलता है, क्या कोई मुझे गाली देना चाहता है? तो ठीक है, मैं भी साथ देता हूं। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिन्हू बोलता है कि क्या कोई और मुझे गाली देना चाहता है। क्लासमेट्स बोलते हैं कि हे भगवान, क्या ये सच में मिन्हू है? एक क्लासमेट अपने मन में सोचता है, कब से मिन्हू इतना मजबूत हो गया? तभी मिन्हू के पास उसका वही क्लासमेट आते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मिन्हू अपने मन में सोच रहा होता है, इस लड़के ने पहले मेरी मदद करने की कोशिश की थी। वह मेरे नौकर बनने के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार है। क्लासमेट रास्ते में चलते हुए मिन्हू की तारीफ करते हुए बोल रहा होता है कि तुम तो कितने कमाल के हो, तुमने ये सब अकेले कैसे संभाल लिया? क्या तुम किसी इशेकाई से पुनर्जन्म लेकर आए हो या कुछ और? जैसे कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड या फिर गेम के अंदर से? मिन्हू चौंकते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अगर इस नौकर को मेरी असली पहचान पता चल गई तो क्या होगा? तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रणबे बोल रहा होता है, रबीस, तुम्हें ह्यूमन रियल में किसी भी इंसान को नहीं मारना है। अगर तुमने 60 बार ऐसा किया तो तुम्हारी आत्मा खत्म हो जाएगी। रबीस बोलता है, क्यों? क्या टीचर सिंथिया ने ये नहीं कहा था कि हमें डिस्गस्टिंग ह्यूमन का सफाया कर देना चाहिए? रणबे कहता है, ये तो बस उसकी सेंटेंस थी, लेकिन हमें ह्यूमंस की मौत को हल्के में नहीं लेना है, भले ही हम गॉड्स हैं जो डेथ पर राज करते हैं। तभी रबीस पूछता है, लेकिन ह्यूमंस फिर भी एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हैं, है ना? रणबे कहता है, क्योंकि वे मूर्ख हैं और यही कारण है कि हमारा अस्तित्व है। ये बात हमेशा याद रखना, हम किसी ह्यूमन को मारेंगे तो हमारी आत्मा यूं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रबीस बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ह्यूमन को मारोगे तो तुम्हारी आत्मा खत्म हो जाएगी। मैं एक डीमन गॉड हूं, मैं तो ह्यूमन रियल में रह भी नहीं सकता। हम देखते हैं कि मिन्हू ये सारी बातें अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि अगर मैं इंसानों को मार नहीं सकता तो मैं उन्हें चुप कैसे कराऊंगा? मिन्हू का क्लासमेट बोलता है, काश बेसा हो पाता कि मैं पुनर्जन्म कर पाता। मिन्हू अपने क्लासमेट की तरफ देखते हुए सोचता है, ये बेहद ही दर्द और निराशा में डूबा हुआ है। क्लासमेट कहता है, मुझे पता है, पुनर्जन्म और ये सब बकवास बातें समझ में नहीं आती। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुमने अपना आपा खोने से पहले कितना कुछ छिपा रखा था। अच्छा हुआ उसे पता नहीं चला। मिन्हो, तुम उस समय कमाल के थे। मिन्हू ये सारी बात सुनकर एक बुरी सी शकल बना लेता है। तभी सीन बदलकर मिन्हू के घर पर आता है, जहां पर मिन्हू अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ बोलता है, जब ह्यूमन तुम्हें कष्ट करता है तभी अपने आप डीमन पावर सक्रिय हो जाता है। ह्यूमन के शरीर में फंसा हुआ डीमन कभी भी डीमन पावर का यूज नहीं कर सकता। मिन्हू अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, जैसा कि मुझे शक था, मुझ पर कब कोई सीमा लगाई गई है। तभी अचानक मिन्हू के शरीर पर बेहद तेज दर्द होने लगता है। यह शरीर मेरी डीमन पावर को सहन करने के लिए बेहद कमजोर है। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार ह्यूमन के रूप में जीवन जिया है और यह अभी से असहनीय लगने लगा है। अगर इतना दर्द हो रहा है तो मैं सो कैसे पाऊंगा? तभी हमारा सीन बदलकर आता है मिन्हू और उसके क्लासमेट पर, जहां क्लासमेट बोलता है, वाह, कितने दिनों से हमने नॉर्मल स्कूल लाइफ नहीं जिया। शुक्रिया मिन्हू, तुम्हारी वजह से अब कोई हमसे पंगा नहीं लेता। मिन्हू कहता है, जो भी हो, मैं तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं। मैं इस डीमोनिक पावर को फिर से आजमाना चाहता हूं। तभी बुल्ली का भाई पीछे से उन्हें दोनों के नाम से पुकारते हुए बोलता है, जियोंग और मिन्हू, क्या तुम मेरे छोटे भाई को परेशान कर रहे हो? मैंने इतने समय तक तुम्हारी रक्षा की, वो भी मामूली रकम के लिए, और तुम मुझे ये चुकाते हो? ये सुनकर मिन्हू कहता है, एक और कर्ज? ओह हाँ, वो मैं ही था। बुल्ली का भाई कहता है, मेरे साथ आओ कामिने। मिन्हू बोलता है, ठीक है।
तभी सीन बदल कर आता है एक कोने पर जहां बुली का भाई बोल रहा होता है, तायू मैंने तुमसे कहा था ना, पिटाई मत होने देना। और फिर भी उस दुबले चूहे से पिट गए। तायू बोलता है सॉरी भाई। तायू का भाई मिन्हू और जियोंग के पास आते हुए कहता है हमें क्या करना चाहिए इस बारे में? अगर मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया तो मैं एक निकम्मे बड़े भाई की तरह दिखूंगा जो अपने भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता। क्या यही तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है, एक अच्छे दोस्त को पीटना? मिन्हू एक दारामनी सी स्माइल करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही सिद्धा, यही पर मारना। तायू का भाई गुस्सा होते हुए मिन्हू को मारने के लिए हाथ उठाते हुए बोलता है तू कमीने स्माइल कर रहा है। मिन्हू तायू के भाई का हाथ पकड़ते हुए कहता है ये अपमानजनक बातें जो मुझे मेरी मदर की याद दिलाती हैं हमेशा ही आनंददायक होती हैं। आह, ये कमीना आखिर कर क्या रहा है? मिन्हू बोलता है हे ऑलमाइटी मदर, जिसने ह्यूमंस की जीभ को जहर बना दिया है वैसा। बोलते हुए तायू के भाई के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। मिन्हू इतने में ही नहीं रुकता, तायू के भाई पर लगातार मुक्का मारते हुए बोलता है कि मदर आपने कहा था कि हिंसा केवल शरीर को बांधती है, पर अपशब्द आत्मा को कुतर देते हैं। ये दुखी लोग सचमुच आपसे मिलना चाहते हैं। तायू के भाई को बेसे पिटते हुए देखकर तायू चिल्लाते हुए कहता है भाई। तायू का भाई पीछे मुड़ते हुए चिल्ला के बोलता है तुम बेवकूफों, यूं ही खड़े मत रहो, इस कमीने की जमकर पिटाई करो। मिन्हू कहता है तो तुम सब मुझ पर एक साथ हमला कर रहे हो, और भी बढ़िया, ग्रेटर ईविल से ग्रेटर पावर बनती है। बेसा बोलकर बेहद स्पीड से उन सभी के पास आकर उन्हें पिट देता है। मिन्हू का क्लासमेट ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। उन्हें पिटने के बाद मिन्हू अपने हाथों को फैलाते हुए आसमान की ओर देखकर बोलता है ये कितना रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। तभी मिन्हू अपने मन में सोचता है अंकल, जब मदर ने कर्सेस को पैदा किया तब ह्यूमंस पर वायलेंस किसने थोपी? वायलेंस सबसे अच्छी है। अब मैं समझ गया हूं कि उन्होंने ह्यूमंस को वायलेंस का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी। धन्यवाद अंकल। वही ये सब कुछ करते हुए कोई एक छोटे चूहे जरिए देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये होता है रबीस का अंकल, द वायलेंस डीमन गॉड। तभी अंकल कहता है मेरे प्यारे नेफ्यू रविस, लगता है तुम्हें अपने अंकल का गिफ्ट पसंद आया। वहीं पर रणबे कहता है फॉरबिडन स्टोन के बजाय ब्लड डीमोनिक स्टोन तुम्हारी आंख में जड़ा हुआ है, देखते हैं तुम इसे कब तक सहन कर पाते हो राविस। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। हमारे एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है डीमन रियल्म से। रबीस के चाचा जोर जोर से ठहाके मारते हुए कहते हैं वो छोटा कमीना, उसने सच में हिल्ट परिवार का नामो निशान मिटा दिया। रणबे कहता है रविस को तभी संतुष्टि मिलती है जब सब कुछ बिल्कुल उसकी इच्छानुसार होता है। अंकल कहता है कि उस जिद्दी बच्चे को भला कौन नरम कर सकता है। फिर भी बिना सोचे समझे उसे ह्यूमन रियल्म में फेंक दिया गया। यहां तक कि गामुदैर ने भी कोई दया नहीं दिखाई। रणबे कहता है कि जब सामना क्रूर उच्च संस्थाओं या उच्च शक्तियों से हो तो केवल एक ही चीज काम करती है, और वह है शक्ति के आगे आत्मसमर्पण। यही दानवराज गमुदैर का सिद्धांत है। ह्यूमन रियल्म वह स्थान है जहां डीमन रियल्म अपने सबसे बुरे अपराधियों को भेजती है। रविश के लिए तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। वो नन्हा बदमाश जल्दी बड़ा हो गया और पहले ही मुसीबत खड़ी कर चुका है। रणबे कहता है इसीलिए आपने उसे ब्लड डेमोनिक स्टोन दिया था, है ना? लॉर्ड बारकन, मानव लोक में भेजे गए अपराधियों को मैनिफेस्ट करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बारकन कहता है तो दिखाओ मुझे रणबे। रणबे कुछ करते हुए बोलता है चूंकि रविश ह्यूमन रियल्म में उतर चुका है, उसका उनसे सामना होना तय है। वहीं पर से वो सारी काली ऊर्जा रणबेई के पाश से निकलकर बारकर के हाथों में जमा होने लगती है। बारकर वो सारी काली ऊर्जा जमा करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है
मुझे इसी का इंतजार था मेरे भतीजे रवीस। तुम असली अंधकार का अनुभव करोगे। तभी सीन बदलकर आता है। जियोंग कह रहा होता है, क्या हुआ मिन्हो? तुमने तायू के भाई को इतनी आसानी से हरा दिया। यह कमाल है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। मिन्हू कहता है, उन्होंने कहा था कि यह जहन्नुम की आग के समंदर जैसा लगेगा, पर इसमें कोई खास बात नहीं थी। जेयोंग कहता है, लेकिन मिन्हो, क्या तुम अभी रो रहे हो? मिन्हू कहता है, कितने बेवकूफ हो। यह बस पसीना है जो मेरी आंखों में चला गया है। जेयोंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि शुरुआती लेवल वाले स्वाद से शुरू करो। मिन्हू कहता है, शैतान जहन्नुम से भागे, वह शैतान ही कैसा। वही जियोंग का फोन अचानक से बजने लगता है। जियोंग जब अपने फोन में जिन जाए हुए का नाम देखता है तो डर के मारे कप कपाने लगता है। मिन्हो हैरानी से जोंग की ओर देखते हुए सोचता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जोंग कहता है, हाँ मिन्हो, मुझे एक जरूरी कॉल आया है, इसलिए मैं अब चलता हूं। खाने का आनंद लो। बेसा बोलकर वहां से चला जाता है। तभी खाना खाते हुए मिन्हो सोचता है, 6 प्रकार के स्वादिष्ट तले हुए फूड। चुनने का आनंद ही कुछ और है। तभी हमारा सीन बदलकर किसी अनजानी जगह पर आता है, जहां कोई लड़की किसी लड़के को बांधकर उसके ऊपर कुछ लिखते हुए बोलती है, हिलना मत, चोट लग जाएगी। सही कहा ना? तुम्हें अपना कर्ज वक्त पर चुका देना चाहिए था। तुम बस मेरा काम बढ़ा रहे हो। सब हो गया। लगता है काम कर गया। तुम्हारी स्किन काफी अच्छी है। तभी उस लड़की को कोई नाम लेकर पीछे से पुकारता है, जाए हुए नीम, मैं उसे ले आया हूं। वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वहां जियोंग खड़ा होता है। वह कांपती हुई आवाज में उस लड़की का नाम पुकारता है, जिन जाए हुए। जाए हुए कहती है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? जियोंग, यहाँ आओ और एक नजर देखो। जाए हुए जियोंग का चेहरा पकड़ते हुए कहती है, जियोंग, अपनी आंखें पूरी खोलकर ध्यान से देखो। जाए हुए उस लड़के की ओर जियोंग को दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? चोर, इसका मतलब है एक कमबख्त चोर। उसे कर्ज न चुका पाने की सजा दी गई थी। जेयोंग, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमारा समझौता अभी भी ठीक से चल रहा है? जियोंग डरते हुए जवाब देता है, वो असल में कीड़े बार बार सामने आ रहे हैं। जाए हुए जोंग को एक चांटा मारते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है यह कोई मजाक है? तुम इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हो? तभी जाए हुए जियोंग का एक हाथ पकड़ते हुए अपना पेन उसकी ओर लाते हुए कहती है, शायद तुम्हें तब समझ आएगा जब मैं इसे तुम्हारे हाथ पर कुरेद कर लिखूं। जियोंग चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं। जाए हुए कहती है, अरे जियोंग, ध्यान से सुनो। ये आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रही हूं। तुम भी उस तरह से पड़े रहना नहीं चाहते, इसलिए अपना काम करें। इसलिए मैं जो कह रहा हूं ठीक वैसा ही करो और सुनिश्चित करो कि सब कुछ ठीक से तैयार हो। तभी हमारा सीन बदलकर आता है जियोंग के घर पर, जहां जियोंग अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ कुछ टाइप करते हुए कहता है, क्या मैं वाकई इसे खत्म कर पाऊंगा? लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो जिन जाए हुए कर देगी। मिन्हो अपने बिस्तर पर दर्द से कराहते हुए कह रहा होता है, उफ, मेरा पेट। क्या मैं सच में इसे खत्म कर सकता हूं? क्या इसे ही तीखा खाना बर्दाश्त न कर पाना कहते हैं? मेरा पेट ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जल रहा हो, जैसे मेरा पूरा शरीर बिखरने वाला है। मैंने मुश्किल से थोड़ा सा संघर्ष किया और मेरा कंधा लगभग अपनी जगह से बाहर निकल गया था।
तभी मिन्हो यह दयनीय कमजोर शरीर कहते हुए अपनी शर्ट खोल देता है। मिन्हो पुशअप्स मारते हुए कहता है, मैं राविस विंदिका इस जैसी चीज के आगे नहीं झुकूंगा। मैं इस लाचार शरीर को किसी भी कीमत पर ठीक करूंगा। ऐसा कोई दर्द नहीं है जो मुझे हार मानने पर मजबूर कर सके। तभी सीन बदलकर स्कूल पर आता है, जहां शियोन अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए सोचता है, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी उसे जाए हुए की कही हुई एक बात याद आती है, सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक से तैयार हो। शियोन यह सोचकर अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? तभी मिन्हू उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और उसका नाम लेकर पुकारता है, यो सियन। सियन अचानक चौंक जाता है। मिन्हू कहता है, क्या हुआ? तुम इतना चौंक क्यों गए? सियोन मिन्हो की ओर देखते हुए मन में सोचता है, आह, क्या मुझे मिन्हो से मदद मांगनी चाहिए? नहीं। अभी मिन्हो जिस स्थिति में है, अगर वह जिन जय हुए के मामले में पड़ा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं मिन्हो को भी मुसीबत में नहीं डाल सकता। तभी उन दोनों के पास से एक लड़की गुजरते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। वहीं मिन्हो उसे देखकर सोचता है, रुको, यह खुशबू, मैंने इसे पहले भी कहीं सूंघा है। सियोन यह देखकर चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारता है, स्योंगे। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? उठो, क्या तुम्हें चोट लगी है? सियोन जब उसके पास जाते हुए उसकी हालत देखता है तो डरकर पीछे गिर जाता है। मिन्हो यह देखकर अपने मन में सोचता है, डेमोनिक एनर्जी, यह एक इंसान के अंदर कैसे मौजूद हो सकती है? बाहर दौड़कर आते हुए टीचर कहते हैं, सियन, ये क्या हुआ? टीचर उसे अपनी पीठ पर उठाते हुए कहते हैं, हिम्मत मत हारना, हम इन्फर्मरी जा रहे हैं, जल्दी चलो। तभी मिन्हू उन्हें जाते हुए उस लड़की के हाथ में देखता है, वह तो हिल्ट फैमिली क्रेस्ट है। एक इंसान पर? मुझे खुद इसकी पुष्टि करना होगा। तभी सीन बदलकर अस्पताल का आता है, जहां मिन्हू सियोंग के कमरे में घुसने ही वाला होता है कि तभी बाहर बैठी हुई गार्ड कहती है, एक पल रुकिए, क्या तुम सियोंग ये के क्लासमेट हो? उसे अभी आराम की जरूरत है, इसलिए अभी मिलने की अनुमति नहीं है। मिन्हू उसकी ओर मुड़कर कहता है, मैं तुम्हें ऑब्लिवियन का वरदान देता हूं। वह गार्ड यह सुनकर मिन्हू के वश में आते हुए एक जगह पर शांति से बैठ जाती है। मिन्हू तभी दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए सोचता है, इतनी कमजोर डेमोनिक पावर के साथ भी इस स्तर के कारनामे संभव हैं। यह केवल टेम्परेरी है, लेकिन यह सोचते हुए वह सियोंग के पास आ जाता है। मिन्हू को अपनी ओर आते देख सियोंग पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मिन्हू उससे उल्टा ही सवाल पूछता है, तुम कौन हो? सियोंग कहती है, क्या तुम अचानक इस तरह अंदर क्यों घुस आए? वह यह सब बोल ही रही होती है कि मिन्हू अचानक से उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। यह देखकर सियोंग चिल्लाकर कहती है, ये क्या बकवास है? बहुत दर्द हो रहा है। मिन्हू उसे एक ठंडी नजर से देखते हुए और उसका हाथ उठाते हुए कहता है, एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि वह हिल्ट फैमिली क्रस्ट अपने पास रखे। सियोंग उसे कहती है, यह क्या बकवास है? तभी मिन्हू एक डरावनी शक्ल बनाते हुए कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि मामला बिगड़े, सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? मिन्हू को वैसी शक्ल बनाते हुए देखकर सोंग डरते हुए कहती है, यह तो एक डीमन है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सियोंग मिन्हू से कहती है, तुम तो एक डीमन हो।
नहीं, मेरा मतलब। मिन्हू उससे गुस्से से पूछता है, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकती? सियोंग डरते हुए कहती है, मुझे सच में नहीं पता। आगे झिझकते हुए वो कहती है, जिन जाए हुए ने कहा था कि अगर मैं उनके क्रू में शामिल होना चाहती हूँ तो मुझे यह टैटू बनवाना पड़ेगा। और उसने ये भी कहा था कि वो मुझे डाइट पिल्स भी देगी। मिन्हू उसकी ओर देखते हुए सोचता है, इस औरत से एक हल्की सी खुशबू आ रही है। मैंने इसे पहले भी डीमन रियन में सूंघा है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां रनबेई राबिस का नाम लेकर पुकारते हुए कहता है, राबिस तुम कहाँ जा रहे हो? इस एरिया में जाना रिस्ट्रिक्टेड है। रबिस उसकी ओर मुड़कर उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या तुम डर रहे हो रनबेई? रनबेई गुस्सा होते हुए चिल्लाकर कहता है, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं बस सजा नहीं पाना चाहता। रबिस कहता है, तो फिर चले जाओ। रनबेई कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम पक्का फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दोगे। यह कहकर रनबेई अपने मन में सोचता है, हम और कितनी दूर जा रहे हैं। फिर वह रबिस के साथ चल पड़ता है। चलते हुए रनबेई रबिस से पूछता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? रबिस कहता है, मुझे कैसे पता होगा जब तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। रबिस की यह कड़वी बात सुनकर रनबेई अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसने लगता है। फिर रनबेई अपने मुंह से हाथ हटाता हुआ रबिस से कहता है, ऐसी अंधेरी जगह में होना मुझे एक कहानी की याद दिलाता है। उन लोगों के बारे में जिनके पास अपनी प्रजाति से भी श्रेष्ठ आंखें होती हैं। जहां तक मैं जानता हूं, उनकी दृष्टि खोने के दो तरीके हैं। रबिस ये सारी बातें चलते हुए सुन रहा होता है। वहीं रनबेई अपनी बातों को जारी रखते हुए कहता है, या तो रोशनी इतनी चकाचौंध भरी होती है कि वे अंधे हो जाते हैं, या फिर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और उनकी दृष्टि क्षीण हो जाती है। इस जैसी अंधेरी जगह में तभी रबीश उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, वहां कुछ है। हम आगे देखते हैं कि किसी के शरीर के ऊपर किसी तरह का फूल उगा होता है। यह देखकर रनबेई कहता है, वह क्या है? तभी रबीस उस फूल के पास जाते हुए कहता है, चलो और करीब चलते हैं। रनबेई उससे कहता है, यह खतरनाक है। रबीस और रनबेई उस फूल के पास खड़े होकर उसे देखते हैं। तभी रनबेई कहता है, यह व्यक्ति, क्या यह जेरेमी हिल्ट नहीं है? हम देखते हैं कि वो सारे फूल जेरेमी हिल्ट नाम के डीमन के शरीर पर उगे होते हैं। तभी रबिस उसे देखते हुए कहता है, उसकी हालत देखकर लगता है कि वो पहले ही मर चुका है। रबिस उस फूल को उसके शरीर से उखाड़ते हुए कहता है, लेकिन यह किस तरह का फूल है? रनबेई कहता है, अरे उसे छुओ मत। रबिस उस फूल को उखाड़कर अपने हाथ में पकड़े हुए कहता है, छी, क्या बदबू है। तभी रनबेई उस फ्लावर को देखकर कहता है, यह नहीं हो सकता। क्या यह डिवॉरिंग फ्लावर है? तभी मिन्हू पास्ट के सीन से बाहर आते हुए सियोंग की ओर देखकर सोचता है, इसकी खुशबू बिल्कुल एक डिवॉरिंग फ्लावर की तरह है। वहीं सियोंग थरथराते हुए कह रही होती है, कृपया मुझे छोड़ दो। उसी वक्त खिड़की के बाहर एक चमगादड़ के जरिए कोई मिन्हू को देखते हुए कह रहा होता है, रविस, तुम उनसे मिल चुके हो। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। तभी सीन बदल कर आता है, जहां मिन्हू चलते हुए एक जगह पर रुकते हुए कहता है, यह जिन जाए हुए की टैटू शॉप है। द हिल्ट क्रेस्ट और द डिवोरिंग फ्लावर। क्या यह वाकई में सिर्फ एक इत्तेफाक है? इसके बाद सीन जिन जाए हुए की टैटू शॉप के अंदर का आता है, जहां कुछ लड़के चलते हुए लिन सियोन का नाम ले रहे हैं। एक लड़का कहता है, दीदी उस आवारा हाई स्कूल के बच्चे के पीछे इतनी पागल क्यों हैं? दूसरा लड़का कहता है, बच्चे के पीछे नहीं, उसने जो ऐप बनाया है उसके पीछे। हमें उसकी जरूरत है। पहला लड़का कहता है, ओह, तो अब हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ब्लू रिबन, यही वह ड्रग है जिसे सिस्टर डेवलप कर रही हैं। ब्लैक हेयर वाला लड़का उसे कहता है, बढ़ा छाकर मत बोलो, पागल कहीं के। क्या तुमने नहीं सुना कल 300 सुंघे के साथ क्या हुआ? वे कहते हैं कि इस नई चीज के साइड इफेक्ट्स काफी गंभीर हैं। येलो हेयर वाला लड़का कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक यह अच्छा महसूस कराता है तब तक सब ठीक है।
ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है, तुम पागल हो चुके हो। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि अचानक उन सभी के सामने मिन्हू आकर खड़ा हो जाता है। मिन्हू उस पीले बालों वाले लड़के के गले की ओर देखते हुए सोचता है, वही गंध फिर से, और वही हिट क्रेस्ट का निशान। मिन्हू उन लड़कों से कहता है, क्या तुम लोगों ने भी यह टैटू जिन जाए हुए की जगह से बनवाया है? वो पीले बालों वाला लड़का मिन्हू को देखकर उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, इस लड़के को क्या हुआ? हे, क्या तुम जाह्यू के दोस्त हो? फिर वो लड़का मिन्हू के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें अपने बड़ों से और तमीज से बात करनी चाहिए। तभी मिन्हू उसका हाथ झटकते हुए उसे एक जोरदार चांटा मारता है। मिन्हू ने इतनी जोर से चांटा मारा होता है कि वह एक ही बार में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। यह देखकर वह काले बालों वाला लड़का चिल्लाकर मिन्हू से कहता है, बास्टर्ड, तुम्हें किसने भेजा है? वह इतना बोल ही रहा होता है कि मिन्हू उसके पास आकर एक जोरदार मुक्का मारता है। तभी एक और लड़का चिल्लाकर कहता है, क्या यह कमीना पागल हो गया है? वह लड़का मिन्हू को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, आज तू मरेगा। मिन्हू उसके मुक्के से बचते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। वहीं एक और लड़का उसे चाकू मारने के लिए आते हुए कहता है, यह ले। मिन्हू उसकी ओर घूमते हुए उसकी गर्दन पर एक जोरदार लात मारता है। मिन्हू उसकी गर्दन पर अपना पैर रखते हुए कहता है, जिन जाए हुए कहाँ है? तभी वह पीले बालों वाला लड़का वापस उठते हुए मिन्हू से कहता है, कमीने, जान से मार दूंगा। हम देखते हैं कि वह लड़का बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव करते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिन्हू उसकी ओर मुड़ते हुए हैरानी से सोचता है, यह क्या है? इसकी डिमोनिक एनर्जी और भी शक्तिशाली होती जा रही है। तभी वह लड़का मिन्हू की ओर किसी जानवर की तरह झपट्टा मारता है। मिन्हू उससे बचने के लिए पीछे हटते हुए सोच रहा होता है, इसकी चाल ढाल बदल गई है। क्या वह ड्रग शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ा देती है? तभी मिन्हू का पैर नीचे पड़े किसी इंसान से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी वह लड़का मिन्हू की ओर बढ़ते हुए उसे मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी ऊपर उठाता है। मिन्हू यह देखकर कहता है, डैम इट। तभी सीन बदलकर एक घर में आता है जहां जाए हुए फर्नीचर के ऊपर लेटे हुए लड़के से कह रही होती है, वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है, मुझे माफ कर दो। वहीं जाए हुए के पास खड़ा लड़का उस लेटे हुए लड़के से कहता है, मैंने इस बार अपनी बात साफ कर दी है, इसलिए इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह लड़का उनसे कहता है, तुमने पिछली बार भी यही कहा था। और जाए हुए के पास खड़ा हुआ लड़का नीचे रस्सी से बंधे हुए लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है, हमने उसे पकड़ लिया है जिसने हमारा ब्लू रिबन चुराया था। वह लड़का डरते हुए चिल्लाकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे एक और मौका दो, मुझसे फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। तभी वह लेटा हुआ लड़का उठकर बैठ जाता है और टेबल के ऊपर रखे हुए फूल को देखकर कुछ सोचते हुए उस फूल को उखाड़ देता है। नीचे बंधा हुआ लड़का यह देखकर उस लड़के से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अचानक वह डर के मारे बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, आह आह नहीं। तभी वो लड़का फूल हाथ में पकड़े हुए उसके नीचे बंधे हुए लड़के के एक आंख में घुसा देता है। ये देखकर जाए हुए सहमी सी रह जाती है। उसके बाद वो बाला बांधा हुआ लड़का उस लड़के से कहता है, मुझे माफ कर दो। वही वो लड़का फिर से फूल को उठाते हुए उस लड़के के दूसरे आंख को भी फोड़ देता है। गुलाबी बालों वाला लड़का उन सभी खड़े हुए लोगों से कहता है, याद रखना, यहां दूसरा मौका नहीं मिलता। मुझे उम्मीद है कि तुम सब यह समझ गए हो, ठीक है? वह जाए हुए की ओर मुड़कर कहता है, जाए हुए, बहाने बनाना बंद करो और अपना काम अभी खत्म करो। जाए हुए उससे डरते हुए जवाब देती है, जी समझ गई। तभी सीन बदलकर बाहर का आता है जहां जाए हुए वहां से भागते हुए लिन सियोन को कॉल लगाते हुए कहती है, लानत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। जाए हुए अपने नाखून चबाते हुए कहती है, लिन सियोन, फोन उठाओ कमीने। हमें दिखाया जाता है जहां सियोन अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हुए कुछ कर रहा होता है, वहीं उसके पास उसका फोन बज रहा होता है। सियोन अपने फोन को देखकर कॉल उठाते हुए कहता है, हेलो।
तभी कॉल के दूसरी तरफ से मिन्हू की आवाज आती है, सियोन, मैं खुद इसकी जांच करने वाला था, लेकिन यहाँ के बच्चे बात ही नहीं मान रहे। सियोन मिन्हू से पूछता है, हाँ, क्या बात है? मिन्हू कहता है, तुम जिन जाए हुए को जानते हो ना। इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिन्हू फोन पर सियोन से कह रहा होता है, तुमने पहले जिन जाए हुए का कॉल उठाया था, है ना? तभी सियोन चौंकते हुए कहता है, क्या जिन जाए हुए? तुम्हें कैसे पता? मिन्हो उससे कहता है, उसका नाम तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर था। क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहती है? सियोन घबराते हुए कहता है, तुम जिन जाए हुए को कैसे जानते हो? मुझे मत बताना कि उन लोगों ने तुम्हें भी पकड़ लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिन्हो कहता है, उसे ढूंढने मैं ही गया था। मुझे कुछ पक्का करना है। सच में? तुम अभी कहाँ हो? जिन जाए हुए की टैटू शॉप पर वो यहाँ नहीं है। तभी मिन्हो की नजर एक बिल्ली पर पड़ती है। मिन्हो फोन पर बात करते हुए उसकी ओर जाने लगता है। सियोन जल्दी जल्दी अपनी जैकेट पहनते हुए मिन्हो से कहता है, मिन्हो, तुम किसी भी हाल में उसके चक्कर में नहीं पड़ोगे। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। यह सुनकर मिन्हो अपना फोन रख देता है। उसके बाद वो कैट की ओर मुड़कर उसे देखने लगता है। वो कैट मिन्हो को अपनी ओर देखकर जानबूझकर बेल से खेलने का नाटक करने लगती है। तभी मिन्हो उसके पीछे आकर उससे कहता है, अरे तुम प्यारे से रोएंदार जी। हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। यह कहकर मिन्हो उसे अपने हाथों से उठा लेता है। वह बिल्ली यह जानकर पूरी तरह से घबरा जाती है। मिन्हो उस बिल्ली को अपने चेहरे के पास लाकर उससे कहता है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वह बिल्ली घबराते हुए जानबूझकर नाटक करते हुए म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालने लगती है। तभी मिन्हो एक डरावनी शक्ल बनाते हुए उससे कहता है, अच्छी तरह से बात करो। वो कैट यह देखकर डरते हुए चिल्लाकर कहती है, यस मास्टर। मिन्हो उस कैट से कहता है, पहले एक चूहा, कल एक चमगादड़ था और अब एक बिल्ली। आखिर तुम हो क्या? बिल्ली मिन्हू की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं डीमन रियल्म से आई एक मॉनिटर हूं जिसे ह्यूमन रियल्म में भेजा गया है। मेरा मिशन गुप्त रूप से निर्वासितों पर नजर रखना है। इसीलिए मैं आप पर नजर रख रही थी, मास्टर राबिस। यह कहकर वह बिल्ली मिन्हू को देखकर अपने मन में सोचती है, इसकी डीमोनिक एनर्जी बहुत कम है, क्या यह सच में कोई डीमन है? यही सोचते हुए वह बिल्ली कहती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने मेरी पहचान कैसे पहचान ली, मास्टर राबिस। मिन्हू उससे कहता है, तुम जरूरत से ज्यादा अलग दिखती हो, तुम बहुत ज्यादा ध्यान खींचती हो। और अब तुम मुझसे बस कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ी हो। मिन्हो की बात सुनकर वो बिल्ली चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चलने में दिक्कत आ रही होती है। मिन्हो उससे कहता है, अब तुमसे आगे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मिन्हो उसका माइंड कंट्रोल करते हुए उससे कहता है, इस जीव के मास्टर सामने आओ। हमें दिखाया जाता है जहां बनबे एक जगह पर बैठा हुआ होता है। उसके बाद वो कहता है, हो, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा तेज। यो राबिस, तुमने काफी जल्दी पता लगा लिया। मिन्हो बनबे से कहता है, हाँ। बनबे कमीने, क्या यह सब फिर से तुम्हारी करतूत है? बनबे मिन्हू से कहता है, अपने दोस्त को कमीना बोल रहे हो? यह तो बहुत बेरहमी है। मिन्हू उससे पूछता है, बानबे, इस बार तुम क्या योजना बना रहे हो? बानबे मिन्हू से कहता है, योजना? मैंने क्या किया? तभी मिन्हू अपने मुंह से एक ठंडी आह भरते हुए कहता है, रहने दो, इसके बजाय मुझे पूछने दो। मिन्हू बानबे का माइंड कंट्रोल करते हुए कहता है, कुछ चीजें वैसी नहीं हैं जैसी मुझे याद थीं। क्या एक नॉर्मल ह्यूमन वास्तव में ह्यूमन रियल्म में डिमोनिक पावर का उपयोग कर सकता है? तभी बानबे बिल्ली का माइंड कंट्रोल करते हुए कहता है, हम डिमोनिक पावर। खैर, हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ और है जो तुम पूछना चाहते हो? मिन्हू उससे कहता है, द डिवाउरिंग फ्लावर। इस दुनिया में इसकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज है। बानबे, तुमने इसे पहले भी सूंघा है, इसलिए तुम जानते हो यह डेमन रेल में भी एक फॉरबिडन फूल है। फिर भी मैंने इसे यहाँ महसूस किया।
बानबे कहता है, डेमन रेल्म के हायर अप्स को पहले से ही पता है कि हेट परिवार का प्रभाव ह्यूमन रेल्म में फैल चुका है। वे बहुत जिद्दी लोग हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तभी मिन्हू उससे कहता है, तो क्या यह वाकई में फिर से हेट फैमिली ही है? तुम्हारा मतलब है कि उनकी बची कुची ताकतें यहाँ हैं ह्यूमन रियल्म में? बनबे हंसते हुए मिन्हू से कहता है, ह्यूमन रियल्म अब वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी। यह हर तरह की साजिशों का अड्डा बन चुकी है। असल में यह काफी सही भी है। चूंकि तुम वहां हो तो क्यों न तुम जाकर उन सब का सफाया कर दो। मिन्हू हैरानी से उसे कहता है, क्या उन सबको खत्म कर दूं? तुम क्या बात कर रहे हो? अरे बानबे, मुझे बताओ कि और क्या चल रहा है। तभी बानबे बिल्ली का माइंड कंट्रोल करना बंद कर देता है। बिल्ली अपने होश में आकर म्याऊ म्याऊ करने लगती है। मिन्हू यह देख बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली शक्ल बना लेता है। तभी सीन बदल कर आता है, जहां जाए हुए सियोन के पास कॉल लगाते हुए चिल्लाकर कह रही होती है, धत तेरे की। उसने फोन नहीं उठाया। हमारे पास समय खत्म हो रहा है। वो कमीना लिनसियोन, क्या उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? वो मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ, कितना चिड़चिड़ा है। लिनसियोन, तुम तो गए। तभी किसी के फोन पर जाए हुए का कॉल आता है। वह लड़का कॉल उठाते हुए कहता है, जिन जाए हुए, क्या बात है? जाए हुए कॉल पर गुस्से में चिल्लाते हुए उस लड़के से कहती है, सियोंगजुन, फौरन यहां आओ। हम उस हरामी लिन सियोन को पकड़ने जा रहे हैं। सीन बदलता है, जहां मिन्हो बिल्ली से कह रहा होता है, अगर तुम एक मॉनिटर हो तो तुम्हें ह्यूमन रियल्म के बारे में बहुत कुछ पता होगा, है ना? बिल्ली मिन्हो से कहती है, म्याऊ, ऐसा कह सकते हो। एग्जाइल्स के बीच घूमते हुए मुझे बुनियादी जानकारी के ताज़ा अपडेट्स मिलते रहते हैं और मेरी डिटेक्शन एबिलिटी काफी अच्छी है। मिन्हू बिल्ली से कहता है, तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओ। बिल्ली कहती है, हाँ। अरे क्या? मिन्हू उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए यह करूं? यह देखकर वह डरते हुए कहती है, नहीं मास्टर। जब वह बिल्ली अपने असली रूप में आने लगती है, तभी वह एक फीमेल डीमन में बदल जाती है। मिन्हो उसे देख एक सड़ी हुई शक्ल बनाकर अपने मन में सोचता है, हम बहुत कमजोर लग रही है। उसके बाद मिन्हो उस फीमेल डीमन से कहता है, बनबे ने तुम्हें यहाँ किसी वजह से ही भेजा होगा। यह कहकर मिन्हो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह फीमेल डीमन उदास मन से कहती है, मेरे पास कोई नाम नहीं है। मिन्हो उससे कहता है, स्ट्रीट, यही तुम्हारा नाम है। मैंने तुम्हें गलियों से उठाया है, यह कभी मत भूलना कि तुम कहां से आई हो। स्ट्रीट खुश होते हुए कहती है, मेरा नाम स्ट्रीट है। मैं समझ गई मास्टर रविस। मुझे नाम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिन्हू उससे कहता है, अब मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम ह्यूमन रियल्म के बारे में जानती हो। स्ट्रीट कहती है, जी मास्टर। तभी सीन बदलता है और हमें सियोन दिखाई देता है, जो हांफते हुए तेजी से दौड़ रहा है। दौड़ते हुए सियोन अपने मन में सोचता है, मिन्हू खतरे में है। मुझे उसे हर हाल में रोकना चाहिए था। यह सोचते हुए सियोन को अपने पास्ट की एक बात याद आने लगती है। उस याद में सियोन अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए भाग रहा होता है और सोचता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आप चैलेंज अवार्ड 3rd प्लेस में जीत गया। तभी सियोन कुछ आगे देखकर हैरान हो जाता है। हमें आगे दिखाया जाता है, जहां जाए हुए और उसके साथी कार के पास खड़े हैं। जाए हुए शियोन से कहती है, तुम वही डेवलपर हो जो जीता था, सही कहा ना? शियोन यह देखकर एक जगह खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मैंने सुना था कि इनाम की राशि 50 मिलियन वॉन थी। धत। जाए हुए उससे कहती है, तुम अब एक कीमती संपत्ति हो। इसे कार में ले चलो। अभी यह कहकर शियोन को जबरदस्ती कार में बिठा दिया जाता है। इसके बाद सियोन कार के अंदर डरा सहमा बैठा होता है। वह पिंक बालों वाला लड़का सियोन से कहता है, तुम किस बात से डर रहे हो? अपने बगल में देखो। सियोन उसकी बात सुनकर घबराते हुए अपने बगल में रखे बैग की ओर देखकर अपने मन में सोचता है, 50 मिलियन वॉन कैश में। फिर वह पिंक बालों वाला लड़का कहता है, जो ऐप तुमने बनाया है उसे हमारे हवाले कर दो। तब सियोन उससे कहता है,
मैंने इसे बेचने के लिए नहीं बनाया है। वह पिंक बालों वाला लड़का यह सुनकर एक सेकंड के लिए शांत रहता है, उसके बाद वह कहता है, यह सिर्फ तुम्हारी सोच है। तभी सियोन अपने अतीत की यादों से बाहर आता है। सियोन पसीने से लथपथ भागते हुए सोच रहा होता है, मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा और यह पक्का करना होगा कि वह जिन जाए हुए से न मिले। तभी भागते हुए वह किसी से टकरा जाता है और उसे सॉरी कहता है। लेकिन जब सियोन उसकी ओर देखता है तो वह घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वह जाए हुए का ही एक साथी है। जाए हुए का साथी जब सियोन को देखता है तो उससे कहता है, वाह इसे देखो, हमें तो तुम्हें ढूंढना भी नहीं पड़ा। उसके बाद जब जाए हुए सियोन को देखती है तो उसका नाम पुकारते हुए कहती है, लिन सियोन, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, छोटे लफंगे। सियोन यह सुनकर डरते हुए कहता है, नहीं। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है।